क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। फेसबुक कम है, फेस वॉश ज़्यादा है। ऑल राइट, वेरी नाइस। और ये जो देवदास से बने बैठे हैं आप में से कुछ नॉट फाइन, उनका फीमेल वर्जन भी ठीक है। एकदम से सीबीएल क्लासेस टिप टॉप, इंग्लिश क्लासेस टिप टॉप होके अटेंड करनी है। ऑल राइट, पीसीएस की प्रिपरेशन होश में जोश में। ऑल राइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, of course not, शेरों और शेरनियों, welcome to CBL's English classes. Time for lecture number 11. Great. आज के लेक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट से ज़्यादा एक ट्विस्टेड सी कहानी है। पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये ट्विस्ट है क्या और क्यों है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Once I came across a copy of an interesting ancient scripture-like note. ऑथर बोल रहे हैं कि एक बार they came across, हम came across phrase कब use करते हैं? When we find something by chance or meet someone by chance. For example, while browsing through my old books, I came across one of my favorite books. All right, or while going for a walk, I came across a beautiful bird that I had read about. Okay, so something like that. So once I came across a copy of an interesting ancient scripture-like note. उनको एक पुरातन सा दिखने वाला, ग्रंथों जैसा दिखने वाला एक नोट मिला. It appeared as if some intriguing letters were inscribed on this old leaf-like paper. इस पुराने पत्ते जैसे दिखने वाले पेपर पे ऑथर को कुछ इंट्रीगिंग मतलब इंटरेस्ट जगाने वाले, उत्सुकता जगाने वाले, हैरानी जगाने वाले कुछ लेटर्स जैसे उकेरे गए हों उस पर ऐसा नोट मिला. माई डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रिप्ट मे नॉट साउंड इम्प्रेसिव. ऑथर बोलते हैं कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्ट की वो हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, इम्प्रेसिव ना लगे, बहुत अच्छी ना लगे. बट बिलीव मी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यू कुडंट इग्नोर दिस स्क्रिबलिंग. आप स्क्रिबलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते थे. ऐसी नहीं थी कि आप इसको इग्नोर कर पाओ. द नोट्स स्क्रिप्ट राइटर, जो नोट के स्क्रिप्ट राइटर हैं जिन्होंने ये नोट लिखा, मे हैव बीन अ मास्टर एट राइटिंग मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स. हो सकता है वो उस्ताद थे ऐसी मिस्टीरियस, मिस्ट्री वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने वाले, हाथ से लिखे जाने वाली स्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट्स के उस्ताद रहे हों. क्यों? Since I was unable to understand much, क्योंकि ऑथर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, इसलिए उनको लग रहा है कि वो उस्ताद होंगे ऐसी स्क्रिप्ट के. Perhaps I needed an ace transcriber. शायद मुझे एक बहुत ही उम्दा ट्रांसक्राइबर की ज़रूरत है, ऑथर कहते हैं. तो यहाँ पे ट्रांसक्राइबर का आपने यूसेज देखा होगा. कॉमन यूसेज आजकल क्या चल रहा है कि जो स्पीच या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को टाइप रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उनको ट्रांसक्राइबर्स हम उस प्रोफेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोफेशन बोलते हैं. हालांकि इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. किसी डेटा को भी टाइप रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना या पहले किसी डेटा को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना भी ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की उसमें आता है, लीग में आता है. ऑल राइट. ओ वेट, आई सी माई नेम देयर. बोल रहे हैं कि वेट, मुझे अपना नाम दिख रहा है यहाँ पे उस स्क्रिप्चर लाइक नोट पे. इज इट सम लेटर कॉन्स्क्रिप्टिंग मी इनटू सम सीक्रेट सर्विसेज. और ऑथर की इमेजिनेशन देखिए, वो बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि क्या ये कोई ऐसी लेटर है जो मेरे को किसी सीक्रेट सर्विस में कंस्क्राइब कर रही हो. कॉन्स्क्रिप्टिंग कम्स फ्रॉम द वर्ब कॉन्स्क्राइब. जैसे डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्शन बनता है, डिस्क्रिप्टिव बनता है, कॉन्स्क्राइब से कॉन्स्क्रिप्टिंग बनता है. राइट. होल्ड ऑन, इट हैज सम इंस्ट्रक्शंस. वो बोल रही है रुकिए, इस पे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं. इट सीम्स टू प्रोहिबिट मी फ्रॉम ईटिंग oily and fried foods. Oh, and has some anti-acidity medicines listed. What is the author talking about? It ascribed my frequent stomach discomfort to my love for delicious food, which my doctor wrongly perceives as junk. और वो बोल रहे हैं कि उस नोट में जो मेरा फ्रीक्वेंट डिस्कम्फर्ट है स्टमक का, जो मेरे पेट का डिस्कम्फर्ट है, उसको किस चीज़ को एस्क्राइब किया गया है?
माई लव फॉर डिलिशियस फूड, जो मेरे को बहुत टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है, जिसको मेरे डॉक्टर गलत समझते हैं और उनको लगता है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि the doctor has attributed, we use ascribed as a synonym for to attribute, जैसे हम बोलते हैं कि his success can be attributed to his determination and his passion towards his goal। तो इसी जगह पे, इसकी जगह पे ascribed भी यूज कर सकते हैं। his success can be ascribed to his determination towards his goal or his passion towards his goal। ऑल राइट, तो अब ये डॉक्टर ने क्या एस्क्राइब किया है, किस चीज़ को एस्क्राइब किया है ये स्टमक डिस्कम्फर्ट को? ये ऑथर्स लव फॉर डिलिशियस फूड। द ऑथर थिंक्स इट्स डिलिशियस, द डॉक्टर थिंक्स इट्स जंक। ऑल राइट, एज यू मे हैव गेस्ड, जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, इट वॉज एन ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन रिटन फॉर मी विच हैड डिस्कलर्ड टू डिस्गाइज एज अ स्क्रिप्चर लाइक नोट। तो ऑथर कह रहे हैं आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि ये एक पुरानी प्रिस्क्रिप्शन थी जो मेरे लिए लिखी गई थी और जिसने भेष बदल लिया था। अब अगर उस प्रिस्क्रिप्शन ने भेष बदला है, दैट मीन्स द ऑथर इज यूजिंग पर्सोनिफिकेशन, राइट? तो एज अ स्क्रिप्चर लाइक नोट, तो कैसा भेष बदल लिया था उसने? प्रिस्क्रिप्शन बन गई थी जैसे कि किसी ग्रंथ में से निकला हुआ नोट हो। हाउएवर टू मी इट वॉज मोर ऑफ अ पनिशमेंट दैन अ प्रिस्क्रिप्शन। ऑथर बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये प्रिस्क्रिप्शन कम थी और पनिशमेंट ज़्यादा थी। अब इनमें हमने कुछ एक वर्ड्स देखे हैं तो इस पे ध्यान दीजिए। डिसकलर्ड, डिसगाइज, डिसकम्फर्ट। अब ये टू कलर समथिंग तो उसको कलर करना, डिसकलर मतलब उसका कलर फेड होना। सिमिलरली इन दोनों वर्ड्स को भी डिस यूज करके उनका एंटोनिम बना दिया गया है। ऑल राइट, Alas, my jubilation of having found an ancient writing was short-lived. Again, hyphen. हमने पहले भी देखे हैं 2-3 hyphenated words. And was sadly circumscribed by this deciphering. To circumscribe something is to contain something, restrict something. तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो मैंने लेटेस्ट डिसाइफरिंग की है, जो मेरे को लेटेस्ट पता चला है, डिसाइफरिंग, अगेन डी एंड साइफरिंग। ऑलराइट, वील कम टू दिस व्हेन वी डिस्कस फर्दर। तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरा उत्साह था, जो मेरी जुबिलेशन थी, वो किस चीज़ से सर्कमस्क्राइब हो गई? ये जो मैंने डिसाइफर कर लिया कि ये तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, तो उससे उनका जो एंथुजियाज्म है, जुबिलेशन है कि वाओ आई फाउंड दिस वाला फीलिंग जो है वो सर्कमस्क्राइब हो गई, कंटेन हो गई। Alright, well, you may not subscribe to my opinion that this was indeed a mystery chase। तो बोल रहे हैं कि हो सकता है आप मेरी इससे सहमत ना हो बात से कि ये बहुत अच्छी मिस्ट्री चेज थी, कि जैसे मैं कोई मिस्ट्री चेज पे हूँ, मिस्ट्री हंट पे हूँ। But don't forget to ensure your channel subscription। Oh yes, I think that's a very, very good thing to note। All right, when you subscribe to somebody's opinion, you agree to it, right? And when you subscribe to somebody's channel, you are buying or you're taking up their channel subscription. All right. So if you have guessed the author of the note, kudos. And if you had noticed these words, those that were embedded in the passage, और जहाँ पे अगर आपने ये identify कर लिया, ये वाले वर्ड्स, तो आप समझ ही गए होंगे कि इन नीले पीले, नॉट पीले, लाल नीले वर्ड्स की जो कॉमन थ्रेड है वो है इनका रूट वर्ड, डोंट माइंड दैट, स्क्रिब, स्क्रिप्ट, दैट मीन्स टू राइट। दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। जैसे मैंने एक बार क्लास में, याद है हमने डिस्कस किया था कि वो लोग सही हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, बिकॉज इंग्लिश इज इन फैक्ट मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन, राइट? तो उन लोगों के साथ अब हम सबकी सहमति है, लेकिन जब हम करेंगे ये आगे की डिस्कशन करेंगे तो विच इज़ ऑब्वियसली अबाउट रूट वर्ड्स, यू मे हैव गेस्ड इट। तो इसमें हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ये ग्रीक से आया है या लैटिन से आया है। ऑलराइट, हम रूट्स और रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। रूट्स और रूट वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी अभी एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको कारण बता दूं कि क्यों मैं वाई आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप वेदर इट हैज़ कम फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। 2 मेन कारण है इसके। एक तो यही कि हमने लिंग्विस्ट तो बनना नहीं है,
right now our focus is mainly on preparing for PCS, जिसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमारी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी कैसे इनरिच हो सकती है, तो उस पे फोकस करना। तो उसके लिए हमें रूट वर्ड्स और उसके साथ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस कैसे यूज़ करके नए वर्ड्स बनते हैं और कैसे डिसाइफर करना है किसी वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को, ये हमारा करने का एम है, ना कि लिंग्विस्ट या एटिमोलॉजिस्ट बनने का। यू अग्री विद मी, राइट? और दूसरा कारण ये है कि मतलब कल को आपके सपने में आके कोई ग्रीक गॉड बोल दे कि बेटा ये क्या कर रहे हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि क्रेड का मतलब बिलीफ होता है, आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपको लगे ओ हो मैम ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है? तो फिर और पता नहीं लगता है, आजकल बच्चों को ऋतिक रोशन जी भी ग्रीक गॉड लगते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं कि सर आप ही बता दो ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये तो ना मिलेगी दोबारा, राइट? नहीं, वो मतलब मैं ये नहीं बोल रही वो गलत बातें बताते हैं, लक्ष्य में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, जोधा अकबर भी अच्छी बनाई है, अच्छा, हाँ बाकी भी अच्छी बनाई है, ये नहीं बोल रही, पिक्चरों की बातें करा लो जितनी मर्जी, ठीक है? तो आज की क्लास में आपने गैस ही कर लिया होगा कि हम रूट वर्ड्स करने जा रहे हैं। रूट वर्ड्स पे प्रीफिक्सेस जो कि रूट के पहले लगते हैं या रूट वर्ड्स के पहले लगते हैं, और सफिक्सेस जो कि उनके बाद में लगते हैं, इन सब को मिला के हम न्यू वर्ड्स कैसे बनाते हैं। रूट्स और रूट वर्ड्स या बेस वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनका प्राइमरी कई लोग रूट्स और रूट वर्ड्स को सिनोनिमसली लेते हैं और बोलते हैं कि जो स्टैंड अलोन वर्ड्स हैं वो बेस वर्ड्स होते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट फॉर द सेक ऑफ दीज क्लासेस वी विल स्टिक टू रूट्स which have meaning. These are a group of letters that have been taken from Greek or Latin और इनके अपने meaning होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए odd, right? ये stand alone word नहीं है, you will not use odd as a stand alone word, लेकिन इससे हम audible, auditorium ऐसे words बनाते हैं। और जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ben, है ना, इससे हम benevolent, beneficiary, ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं इससे बने हुए। बट दीज आर नॉट स्टैंड अलोन वर्ड्स। उसी के कॉन्ट्रास्ट में जैसे हम स्क्राइब ले लेते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज अ स्टैंड अलोन वर्ड। कौन स्क्राइब होता है ये अब देखेंगे, स्क्राइब का मतलब क्या होता है, पर जो स्टैंड अलोन वर्ड्स हैं उनको हम रूट वर्ड्स की तरह एड्रेस करेंगे, और जो ऐसी रूट्स हैं विच आर नॉट यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन वर्ड उनको हम रूट्स की तरह रेफर करेंगे। ओके, तो रूट्स में और रूट वर्ड्स में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा के नए नए वर्ड्स बनते हैं। जब हमें प्रीफिक्सेस का मतलब पता चल जाता है कि प्रीफिक्सेस कि एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स का मतलब क्या है, तो हमें उससे वर्ड्स बनाने आसान हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारे सामने कोई नया वर्ड आ जाता है तो उसको डिसाइफर करना ईजी हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन। कुछ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। We would not have books from the 19th century or later if it were not for the people who had this job. हमारे पास 19वीं सदी की इतनी पुरानी बुक्स ना होती, या जो आगे की भी बुक्स हैं वो भी ना होती, अगर इस प्रोफेशन के लोग ना होते। किस प्रोफेशन के? गेस कर लिया आपने? यस, जस्ट नाउ व्हाट वी हैड मेंशन्ड, स्क्राइब्स, जो आजकल बहुत कॉमनली जर्नलिस्ट्स के लिए यूज होता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया स्क्राइब वन फलाना फलाना अवार्ड, फलाना, अच्छा बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, फलाना नहीं तो, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स स्क्राइब हैज़ बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, ओके व्हाटएवर, ऑलराइट। तो स्क्राइब्स वो होते हैं। अब इस स्क्राइब को हमने किस तरह से नए नए वर्ड्स बना लिए इससे, वो हम आगे देखते हैं। Let's come to another question. Imagine you got an opportunity to address a gathering and you used fantastic adjectives to help the audience understand the concept well. Then what did you do well? ठीक है, आपको एक गैदरिंग मिली जिसको आपने एड्रेस किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, या ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो आपने क्या अच्छा कर दिया इसमें? हाँ, ऑडियंस ही इतनी अच्छी दी थी आपको, वो तो अपने आप ही समझ जाती थी, आपने क्या अच्छा कर दिया? ऑफ कोर्स आप बोलोगे आई डिस्क्राइब्ड इट रियली वेल, और आप बोलोगे भाई मैंने इतनी बढ़िया डिस्क्रिप्टिव स्पीच दी है, मैंने एडजेक्टिव्स यूज किए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और इतनी शानदार डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने दी।
तो बोलेंगे अच्छा बाबा बहुत हो गई डिस्क्राइबिंग अपनी स्पीच के बारे में, इतना ज़्यादा बोलोगे तो वो नॉन डिस्क्रिप्ट लगेगी, बोरिंग लगेगी। ऑल राइट, आपने देखा कैसे स्क्राइब वर्ड में DE प्रीफिक्स लगा के डिस्क्राइब बना दिया, IVE लगा के डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव बन जाता है, जैसे कॉन्स्क्राइब का हमने डिस्कस किया, कॉन्स्क्रिप्टिव बन जाता है, डिस्क्रिप्शन बन गया, डिस्क्राइबिंग बन गया। ऑल राइट, तो और इनके रोल्स भी चेंज हो गए, डिस्क्राइब वर्ब है, डिस्क्राइबिंग वर्ब है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, नॉन डिस्क्रिप्ट एडजेक्टिव है। तो इस तरह से अब इसमें अगर मैं LY लगा दूंगी डिस्क्रिप्टिवली तो वो एडवर्ब बन जाएगा। आप देखोगे, हम पैसेज में भी देखेंगे, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाऊंगी कैसे एडवर्ब्स LY से जो वर्ड्स एंड होते हैं मोस्टली दे प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्ब। ओके, तो जो हमने अभी नोटिस किया प्रीफिक्स DE, इसका हम यूसेज करते हैं ऑफ, फ्रॉम या डाउन मीन करने के लिए। जैसे स्क्राइब का मतलब लिखना और टू राइट डाउन डिस्क्राइब। ठीक है, इसका एक और जो मीनिंग DE का यूज होता है वो थरली के लिए भी होता है, बट लेट्स राइट नाउ फोकस ऑन दिस। डिसेंड टू क्लाइंब डाउन, डिग्रेड टू ग्रेड डाउन, डीबार्क। अब ये जो बार्क है इसको वो डॉग वाला बार्क नहीं है या ट्री वाला बार्क नहीं है, ये शिप या उसके लिए यूज होता था, छोटे वेसल्स के लिए। तो डीबार्क मतलब शिप से उतरना। डी प्लेन, अब ये तो बड़ा ही मुश्किल है ना, इसको समझाना पड़ेगा। डिबंक तो मिथ्स को क्वॉश करना, अगर कुछ गलत धारणाएं हैं उनको क्वॉश करना, इज टू डिबंक मिथ्स। DK ऑफ कोर्स ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, डी फॉर्म खराब करना। डिस्क्राइब टू राइट डाउन। ऑल राइट, अब जब हमने वो देखे हैं वर्ड्स, उसमें हमने और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस आई एम श्योर आपने नोटिस किए होंगे। मिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेटिव सेंस सच एज रॉन्गली, बैडली, अनसूटेबली, जैसे मिसफिट तो अ बैड फिट। मिसजज, टू जज रॉन्गली, इनकरेक्ट जजमेंट, है ना। और थिंक ऑफ सम अदर वर्ड्स, टाइप करो फटाफट से। सफिक्स ION, राइट, इट इज यूज टू फॉर्म नाउन्स। हमने देखा डिस्क्रिप्शन, सजेस्ट से सजेशन, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन। सो रिमेंबर दैट मोस्ट of the words that end in ION mostly are nouns. Okay, अब ये आपने ऐसे नहीं ले लेना कि अब तो मैम ने बोल दिया पत्थर पे लकीर हो गई, ION वाले सारे nouns होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन verbs जो verbs होते हैं और उनमें ION डालते हैं तो most of the verbs change form to nouns. Okay, IVE again ये ऐसा सफिक्स है जो हमें एडजेक्टिव्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे डिस्क्राइब से हमने डिस्क्रिप्टिव बना दिया, सजेस्ट से सजेस्टिव बना दिया, ओके, ऑब्जेक्ट से वाह 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 ऑब्जेक्टिव बना दिया। सो दे हेल्प अस इन फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स, और नाउन्स भी बनाते हैं हम इससे। वी विल कम टू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो रिलेटेड वर्ड्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टू डिस्क्राइब इनकरेक्टली विल बी मिस डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना मतलब कुछ किसी चीज़ को इलैबोरेटली बताना, मिस डिस्क्राइब गलत तरीके से डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइबिंग, नॉन डिस्क्रिप्ट, ये नॉन लगाया है तो नॉन तो बहुत ही क्लियर सा प्रीफिक्स है। Let's come to another question. What is a piece of paper written by a doctor that lets you get medicine at the pharmacy? ये देखो ऐसे होते हैं टीचर्स, फटाफट गलतियों पे गलतियां निकालते जाना। ठीक है, वो कौन सा पीस ऑफ पेपर होता है जो डॉक्टर लिखते हैं और वही तभी आपको मेडिसिन मिलती हैं फार्मेसी से, है ना, तभी मिलती हैं। ओके, तो आपने गेस कर लिया, पता है आपको इसका जवाब? यस, प्रिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीफिक्स क्या यूज किया है, वही जो प्रीफिक्स में यूज होता है प्रीफिक्स, वही यहाँ पे यूज किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो अब इसकी जो डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन पे नजर मारते हैं और देखते हैं कि क्या कनेक्शन है। अ नोट और अ डायरेक्शन यूजुअली रिटन बाय द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ अ मेडिसिन और रेमेडी। अब तो हमें जैसे रेडी टू ईट फूड की तरह रेडी टू ईट मेडिसिन मिलनी शुरू हो गई हैं, बट ऑफकोर्स यू नो कि पहले ऐसे नहीं था। पहले सॉल्ट्स को मिक्स करके
दी जाती थी दवाइयाँ, तो जो फिजिशियंस होते थे वो क्या करते थे, वो लिखते थे कि ये वाला सॉल्ट इतना डालो, ये ऐसे मिक्स करो, ऐसे करके ऐसे प्रिपेयर करके कि भाई इनको दे दो, ये ले जाएंगे। अब ये सॉल्ट वो वाले नहीं होते थे कि नमक स्वादानुसार, ये केमिकल मेडिसिनल सॉल्ट्स होते थे। हाँ, कहीं आप भी सोचो कि आप भी बन गए फिजिशियन। ऑल राइट, तो प्रीफिक्स क्या यूज किया है, प्री, which means before, in front of, early. So this note was written before the patient could take the medicine and it was addressed to the pharmacist. All right. Suffix post भी देखेंगे, which means later. Let's see. Pre से जो और words बनते हैं, prerequisite, यहाँ पे देख रहे हो, requisite, required, कि ये पहले required है, it's a precondition. Similarly, ये बैठ के आपने सारे रट्टे लगाने हैं घर पे अच्छे से। अरे रट्टे नहीं लगाने हैं, तभी तो सारा समझा रही हूँ। What is a short bit of writing after a letter is written? ऐसी राइटिंग जो लेटर लिखने के बाद में लिखी जाती है, and usually denoted as PS. बताइए जल्दी। But very easy to guess. Postscript, a paragraph or phrase added to a letter that has already been concluded and signed by the writer. आजकल तो लोग ईमेल्स में भी करने लग गए हैं। ईमेल्स में एडिट करना मुश्किल होता है क्या? उसमें भी पोस्टस्क्रिप्ट्स लिखते हैं लोग। पहले तो क्या होता था, राइटर ने लिख दी बड़ी सुंदर सुंदर फाउंटेन पेन से हैंड राइटिंग में, वाह वाह वाह, सुंदर सी लेटर लिख दी, उसके बाद याद आया ओहो ये बोलना तो भूल ही गए, फिर वो पोस्टस्क्रिप्ट लिखते थे। या जो राइटर्स होते थे अपनी बुक कंपाइल कर लेते थे, बीच उसके रिलेटेड कुछ नोट देना होता था तो पोस्टस्क्रिप्ट्स लिखते थे। आजकल ईमेल्स में भी नीचे पोस्टस्क्रिप्ट्स होते हैं। तो पोस्ट से रिलेटेड विच मीन्स बिहाइंड, आफ्टर, लेटर, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट फिक्स, पोस्ट ऑर्बिटल, पोस्ट ऑपरेटिव, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। माई पर्पज टू अक्वेंट यू विद दीज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जो हम कल की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, उसका यही है कि अब जब आप पैसेजेस पढ़ोगे, अब जब आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अपना माइंड ओपन रखना है ऐसे, ओके, ऐसे दिमाग की बत्ती जलती होनी चाहिए। तो अब आपने ध्यान देना है कि अच्छा ये तो प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये रूट वर्ड है या ये रूट है, इसका मतलब ढूंढूं मैं क्या होता है। और फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको वो वर्ड समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं आता। वॉट वर्ड मीन्स टू राइट डाउन और रिकॉर्ड और टू ट्रांसलेट, हमने अभी तो उसमें डिस्कस नहीं किया था, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्राइब। अब ट्रांसक्राइब भी है जो वो चेंज होके ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है, ठीक है। आपको पढ़ा पढ़ा के मेरी हैंड राइटिंग तो बड़ी सुंदर हो गई है। ट्रांसक्रिप्ट, ओके। तो व्हाट डज इट मीन? टू पुट थॉट्स, स्पीच और डेटा इनटू रिटन और printed form, to write out in another language or alphabet, translate और transliterate, ठीक है। ट्रांसलेशंस को भी मतलब कुछ डिक्शनरीज बोलती हैं कि भाई ये सारा इनगल्प्ड है, कुछ बोलते हैं नहीं हमने नहीं सुननी इनकी बात। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स क्या यूज किया? ट्रांस, एंड इट इज यूज टू मीन अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू, चेंज, to change thoroughly, जैसे translate, to change from one language to another. Let's look at some more examples. Transaction, हमने क्या देखा कि ट्रांस क्या क्या मीन करता है? अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू। अब हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस कैसी होती है। ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फंड्स। ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसल्यूसेंट, थ्रू, हाँ, that lets light pass through, although not completely. And what lets light pass through completely? Something that's transparent. और opposite क्या होगा? बताओ फटाफट से लिख के। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या होता है? और जिन लोगों को अच्छे से इसकी पंजाबी ट्रांसलेशंस भी आती हैं, वो अपने फ्रेंड्स को पंजाबी में भी उसमें टाइप करके बताया करो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो फटाफट से बता देते हैं, कोई पूछता है तो। वेरी गुड, आपकी भी स्पेलिंग्स अच्छी होंगी ऐसे। अदर रिलेटेड वर्ड्स, ट्रांसमिशन, ट्रांस एटलांटिक, ऑल ऑफ अस वांट टू ट्रैवल ट्रांस एटलांटिक, टू बी ट्रांसवर्स, ओके। तो ये ट्रांस से हो गए। अब ये जो भी हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसका है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने इनको बैठ के घर पे पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे इसमें मेंशन्ड हैं। उसके अलावा जैसे स्क्राइब हमने डिस्कस किया, ऐसे ही ग्राफ, ग्राम, ग्लिप्टो, स्क्रिब, ये सारे वर्ड्स दे डिनोट समथिंग टू राइट, इनके मीनिंग इसी तरह से रिटन और ड्रॉन। तो
इसी से रिलेटेड वर्ड्स जैसे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ड्स क्या हैं, ग्राफ, ग्राफिक्स, जियोग्राफर, ऑटोग्राफ, पॉलीग्राफ, कैलीग्राफी, बिब्लियोग्राफी, और ग्राम में जैसे डायग्राम, द वर्ड ग्रामर, राइट, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ वर्ड्स फिट, हाउ दे वर्क टुगेदर। कार्डियोग्राम, जैसे जिसको पता है कि कार्डियो का मतलब, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। कार्डियोग्राम समथिंग टू डू विद हार्ट, तो ये जैसे आएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, समथिंग दैट डिस्प्लेज अ पैटर्न ऑफ हार्ट बीट और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इट स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस। ओके, तो पे अटेंशन टू दीज ऑल्सो। ओह, इट्स टाइम फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑल राइट, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई तो ऐसे फेस बन जाते हैं आपके, ओह ये क्या आ गया। आज वाला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसा फेस बनता है। ओके, Panini's great grammar, the Ashtadhyayi, 8 chapters, was probably was probably composed towards the end of 5th century BCE। जो पनीनी की ग्रेट ग्रामर है, ऑथर कह रहे हैं, जिसका नाम है अष्टध्यायी, वो शायद कब कंपोज की गई हो, probably is an adverb, कंपोज की गई हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5th century BC, 5वीं सदी BCE के अंत में। विद पनीनी द लैंग्वेज हैड virtually reached its classical form, कि मतलब वो तकरीबन अपने क्लासिकल फॉर्म में, अपने जो ट्रेडिशनल फॉर्म में पहुंच चुकी थी तब तक। एंड इट डेवलप्ड लिटिल thenceforward except in its vocabulary, और उसके बाद, उससे आगे, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, ये तो थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया, आई हैवंट सीन इन अ रियली लॉन्ग टाइम, लेकिन जो अभी भी दिख जाता है, हट रही हूं पीछे, henceforth, इससे आगे, thenceforward, henceforth, तो तकरीबन वो अपने क्लासिकल फॉर्म में पहुंच गई थी, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, वोकैबुलरी को छोड़ के, जो ग्रामर का स्ट्रक्चर फॉर्म है वो बन चुका था। द ग्रेट ग्रामर ऑफ पनीनी विच इफेक्टिवली, वाओ, अनदर एडवर्ड, इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृत लैंग्वेज। जो ग्रेट ग्रामर है पनीनी की, उसने एक तरह से तकरीबन पूरा उसको स्टेबलाइज कर दिया था संस्कृत लैंग्वेज को। इन इफेक्ट, इफेक्टिवली मतलब इन इफेक्ट, पूरी तरह से, एक तरह से संस्कृत लैंग्वेज को उसने स्ट्रक्चर दे दिया, फॉर्म दे दिया, तो एकदम उसको स्थिर किया हुआ था, इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से। प्रीसपोजेज, ओके, व्हेन वी प्रीसपोज समथिंग वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि उन्होंने क्या प्रीसपोज किया ग्रेट ग्रामर ने, द वर्क ऑफ मैनी अर्ली ग्रामेरियंस, कि जो पहले के जो ग्रामेरियंस थे, ग्रामेरियंस को हिंदी में क्या बोलेंगे पता है, व्याकरणविद, हिंदी भी आती है मेरे को अच्छे से, हाँ, द वर्क ऑफ मैनी अर्ली ग्रामेरियंस, तो वो प्रीसपोज किया उसने कि जो पहले के ग्रामेरियंस ने जो काम किया बड़ा अच्छा किया है, और उसी के बाद उन्होंने ग्रामर को स्ट्रक्चर और फॉर्म देना शुरू किया पनीनी ने। दीज, द ग्रेट ग्रामर ऑफ पनीनी ने, दीज हैड सक्सीडेड, अब ये रेफरेंस दीज का किसको जा रहा है, जो वर्क है अर्ली ग्रामेरियंस का। तो इन ग्रामेरियंस ने, जो अर्ली ग्रामेरियंस थे, दीज हैड सक्सीडेड इन रिकग्नाइजिंग द रूट एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्ड। तो इन्होंने पहचान लिया था कि जो रूट है वो किसी भी वर्ड का बेसिक एलिमेंट है, जैसे कि हमने भी अभी डिस्कस किया है, व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस, इजंट इट? And had classified some 2000 monosyllabic roots which, with the addition of prefixes, suffixes and inflections, were thought to provide all the words of the language। तो वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अर्ली ग्रामेरियंस ने एक तो ये पहचान लिया कि किसी भी वर्ड का जो बेसिक एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, वो है उसकी रूट, और फिर उस पर प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शन सीटी के साथ भी स्पेल होता है, इनफैक्ट आजकल तो मोस्टली सीटी के साथ ही यूज़ होता है, जैसे इन्होंने एक्स यूज़ किया है तो इन्फ्लेक्शंस। आई हैव टू वर्क ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सी, आई नोटिस दैट। आपने नहीं नोटिस करनी ज़्यादा मेरी गलतियाँ,
ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये पहचान लिया कि जो मेन एलिमेंट है किसी भी वर्ड का वो है उसकी रूट, और फिर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का मसाला जोड़ के हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। और इन्फ्लेक्शंस भी, इन्फ्लेक्शंस यूज़ होते हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या फिर जेंडर डिफरेंसेस बनाते हैं, तो वो इन्फ्लेक्शंस होते हैं। और भी कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ। एंड दे रिकग्नाइज सम 2000 मोनोसिलेबिक रूट्स। मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें सिंगल सिलेबल साउंड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड बहुत सिंपल सा लेते हैं एग्जाम्पल, कार। इसमें वावल साउंड कितने आ रहे हैं? आ, कार। आ करके एक वावल साउंड आ रहा है, लेकिन वावल कितना है? वावल भी एक है भाई। अब ये वाला वर्ड देखते हैं, केयर। केयर वावल्स 2 हैं, लेकिन वावल साउंड एक आ रहा है, राइट। तो दीज आर ऑल्दो लेटर्स 3 या 4 हैं, सिलेबल्स 1 है और इसमें सिलेबल्स 2 हैं, लेकिन दे आर बोथ मोनोसिलेबिक, सिंगल सिलेबल वाले साउंड। तो उन्होंने ऐसे 2000 सिंगल सिलेबिक साउंड्स, मोनोसिलेबिक साउंड्स वाली रूट्स ढूंढ ली थी। ओके। दो दी अर्ली एटमोलॉजिस्ट्स, हालांकि 2 यूज़ करते हैं जब हम हालांकि बोलते हैं। हालांकि जो पहले के एटमोलॉजिस्ट थे, एटमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पीपल हु study the roots of words, origin and evolution of words, they are etymologists। मेरी तरह, मैं कोई एटमोलॉजिस्ट नहीं हूँ। वर करेक्ट इन प्रिंसिपल, वो बोलते हैं कि ये जो अर्ली ऑन एटमोलॉजिस्ट थे प्रिंसिपली करेक्ट थे, उनके प्रिंसिपल्स राइट थे, बट व्हाट दे मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस। उन्होंने बहुत गलतियाँ की और गलत डेरिवेशंस की, मतलब गलत मतलब निकाला। जैसे बोलते हैं ना, डोंट डिराइव रॉन्ग मीनिंग आउट ऑफ माई वर्ड और आउट ऑफ माई वर्ड्स। तो ऐसे ही डिराइव करना मतलब निष्कर्ष निकालना, मतलब निकालना। तो उन्होंने गलतियाँ की अर्ली ग्रामेरियंस ने, और उन्होंने गलत मतलब निकाले चीज़ों के, पढ़ते नहीं थे अच्छे से। एंड स्टार्टेड अ प्रीसिडेंट, और उन्होंने एक ऐसा प्रीसिडेंट स्टार्ट कर दिया, ये एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया, सेट कर दिया, और ऐसा ट्रेंड सा स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट ट्रेंड ज़्यादा बेटर फिट होएगा। विच प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इन मैनी ब्रांचेस ऑफ इंडियन थॉट। और ऑथर बोल रहे हैं उनकी गलतियों की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए अलग अलग ब्रांचेस में। जो इंडियन थॉट प्रोसेस की ब्रांचेस थी अलग अलग, कोई किसी तरीके से सोचता था, उन्होंने उसको अलग तरीके से परसीव किया, उनकी डेरिवेशंस को, उन्होंने जो नतीजे निकाले उसको अलग ढंग से परसीव किया, किसी ने अलग ढंग से परसीव किया, और अलग अलग तरह के नतीजे सामने आने लगे। दो इट्स फेम इज मच रिस्ट्रिक्टेड बाय इट्स स्पेशलाइज्ड नेचर। तो वो बोल रहे हैं कि जो पनीनी, अब दो इट्स किसको जा रहा है? पनीनी की ग्रेट ग्रामर को। बोलते हैं कि हालांकि इसका जो फेम है, जो इसको ख्याति मिली है, जो इसको पॉपुलैरिटी मिली है, वो रिस्ट्रिक्टेड रही क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड नेचर की थी। मतलब हम बहुत लोगों को आसानी से समझ नहीं आती होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, या स्पेशल तरीके से उन्होंने वो की होगी। उस स्पेशलाइज्ड नेचर की वजह से वो बोलते हैं कि उसका फेम रिस्ट्रिक्टेड रहा, कंटेन्ड रहा। बट देर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पनीनीज ग्रामर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। कि जो पनीनी की ग्रामर है वो अपनी टाइम एंशिएंट सिविलाइजेशन की, किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के उसमें अगर हम देखें, पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये बहुत ही शानदार बौद्धिक अचीवमेंट है। मतलब क्या शानदार दिमाग वाला काम किया बोलते हैं ना जैसे। एंड द मोस्ट डिटेल्ड एंड साइंटिफिक ग्रामर कंपोज्ड बिफोर द 19th सेंचुरी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑथर का ओपिनियन है कि वर्ल्ड की किसी पार्ट के लिए भी आप रेफरेंस ले लीजिए, ये अपने टाइम की बहुत डिटेल्ड और साइंटिफिक ग्रामर रही है। उस टाइम की 19th सेंचुरी से पहले की जो कंपोज की हुई ग्रामर्स हैं वर्ल्ड के किसी भी हिस्से की, उनमें ये बहुत ही साइंटिफिक और वंडरफुली कंपोज्ड ग्रामर है। क्वेश्चंस अब देखते हैं कितना ध्यान से सुना है आपने। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हुज ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक? अभी बताया है आपको हुज। ओ ओ ओ ओ ओ रेपिटेशन, फॉरगिव द रेपिटेशन। पनीनीज, isn't it? Patanjali's तो नाम भी नहीं है, unknown grammarian, Katyayana's, these are not even mentioned in the passage. Sorry. Which is a basic element of a word? जो हमने अभी स्टडी किया, इनफैक्ट हमारा सारा लेक्चर ही इसी पे बेस्ड है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फायदा ही क्या इतना पढ़ने का। रूट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वर्ड।
Fill in the blank in the given sentences. The early etymologist devised principles. जो early etymologists थे, जो उन्होंने principles devise किए, were partly correct, partly incorrect, correct और incorrect. प्रिंसिपल्स के बारे में याद है, हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दी कि उनके प्रिंसिपल्स राइट थे, बट दे मेड एरर्स and false derivations. So if we talk about principles, then principles were correct. So option number 3 or C. Fill in the blank in the following sentence. Panini's grammar gave dash to Sanskrit language. What did Panini's grammar do to Sanskrit language? Remember, it effectively stabilized it. Remember the adverb effectively and stabilized it. So it gave stability, comes from stabilize. As per the passage, who made many errors and false derivations? जल्दी से बताइए. सही जवाब the early grammarians, right? है ना? Early grammarians made false derivations. They had right principles, their principles were right, but they made errors and made some false derivations, right? Oh, all right. इसके साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो रही है, लेकिन tomorrow we are going to look in a more focused way on more roots and how we can use prefixes and suffixes along with those roots. तो कल की हमारी क्लास एक्सटेंड होएगी and it will focus again on root words. ठीक है, तो कल अपनी कॉपी पेपर लेके बैठ जाना, ठीक है, और फटाफट. I know you want to get up and go to get your namkeen. Always suggested, eat healthy food. All right, bye bye for now. See you tomorrow.